डियर स्टूडेंट, मैं नेत्रपाल सिंह आज आपको कक्षा 10 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशंस से संबंधित पार्ट थर्ड यानी तीसरी वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मैंने अब से पहले 2 वीडियो आपके सामने द्विघात समीकरण से संबंधित डाली, तो चैप्टर द्विघात समीकरण उससे संबंधित तीसरी वीडियो। मुझे आशा है कि आप 2 वीडियो से द्विघात समीकरण के बारे में काफी कुछ सीख चुके होंगे और आप अच्छी तरीके से घर पर रहकर पढ़ने का प्रयास कर रहे होंगे। तो बच्चों, आपको हमारी प्रत्येक वीडियो निरंतर मिलती रहे तो उसके लिए सबसे पहले आप सब्सक्राइब अपने चैनल को जरूर कर दें और आइकॉन बेल आइकॉन भी कर दें। ये सबसे पहले कर दें ताकि आपको वीडियो कंटिन्यूज मिलती रहे। बच्चों, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। हम चलते हैं द्विघात समीकरण की जांच करना कि वो द्विघात कोई किसी समीकरण को देखकर ये देखना, ये ज्ञात करना कि वो समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। जैसे कि आप सबको पहले भी बताया गया था कि द्विघात समीकरण की अधिकतम घात मैक्सिमम घात 2 होती है। यदि 2 से कम घात हो या 2 से अधिक घात हो अधिकतम, तो द्विघात समीकरण नहीं हो सकती। तो इसी प्रकार यदि हमें द्विघात समीकरण की जांच करना होता है तो द्विघात समीकरण की अधिकतम घात 2 होगी। मान लिया, इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दूं 3x² + 5x + 2 ये द्विघात समीकरण है, या मैं और एग्जांपल दूं 1/x + x = 5 ये द्विघात समीकरण है नहीं है। तो यदि कोई इस रूप में होता है, अपनी बेसिक फॉर्म में नहीं होती कोई इक्वेशंस, तो पहले एलसीएम लेकर थोड़ा सोल्व करके उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूप में या फिर जो भी इक्वेशंस उसकी बनती है उस इक्वेशंस के रूप में बनाने का प्रयास करते हैं पहले। यानी मैंने एलसीएम लिया 1 + x की x में मल्टीप्लाई x² बटे x बराबर 5। 1 + x² बराबर 5x। x इधर गया, x² - 5x + 1 बराबर 0। तो देखो ये द्विघात समीकरण हुई। तो मैंने इसे देखा कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो मैंने इसका एलसीएम लेकर इसे थोड़ा सरल किया। तो सरल करने पर मुझे पता चला कि ये द्विघात समीकरण है क्योंकि इसकी अधिकतम घात 2 है। तो ऐसी समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 होती है तो वह द्विघात समीकरण कहलाती है। पहले भी आपको ये बात बताई जा चुकी है। द्विघात समीकरण के हल, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक द्विघात समीकरण के हल। द्विघात समीकरण को हम 2 तरीके से हल कर सकते हैं। पहला तरीका है गुणनखंड विधि। बच्चों, विशेष ध्यान से सुने, गुणनखंड विधि क्या होती है। मान लिया आपकी कोई द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 है, कोई द्विघात समीकरण है। अब a b c अचल राशियां हैं, कुछ भी वैल्यू इनकी हो सकती है। a के स्थान पर 2 भी हो सकता है, b के स्थान पर 5 भी हो सकता है, c के स्थान पर -6 भी हो सकता है, +7 भी हो सकता है, कुछ भी एनीवन। तो हमें इस द्विघात समीकरण को सोल्व करना है और सोल्व करना है गुणनखंड विधि से। तो बच्चों कैसे करते हैं, जो x² का गुणांक होता है ना, जो x² का गुणांक होता है अर्थात a, उसकी मल्टीप्लाई अचर राशि अचर पद अर्थात c में करते हैं। यानी a की मल्टीप्लाई c में करते हैं, गुणा, मल्टीप्लाई का मतलब गुणा, a की गुणा c में करते हैं। जो गुणनफल आता है उसके 2 ऐसे टुकड़े करते हैं। कैसे टुकड़े? यदि यहां ये चिन्ह होता है प्लस तो जिनका योग, यदि ये चिन्ह होता है माइनस तो जिनका अंतर,
ये बीच की संख्या होती है, अर्थात x का गुणांक होता है। तो इसके टुकड़े, इसके गुणनफल के टुकड़े ऐसे करते हैं जिनका योग या अंतर ये संख्या होती है। अब ऐसे आपकी समझ में नहीं आया होगा तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पर दिखाता हूं। जैसे एग्जांपल, मुझे 2x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का गुणनफल करना है, या 2x² प्लस 5x और माइनस 3 बराबर 0 का गुणनफल करना है। तो हमने क्या बताया था कि x² का जो गुणांक है कितना है, यहां पर 2, किसी भी समीकरण में कुछ भी हो सकता है। तो इसकी मल्टीप्लाई अचर पद है, कितना है 3 में करी, अर्थात 2 गुणा 3, 2 गुणा 3, 2 तिया 6, 2 गुणा 3, 2 तिया 6। तो एक x² के गुणांक की मल्टीप्लाई अचर पद में की। लेकिन हां, इतना आपके ध्यान रहे कि द्विघात समीकरण को सोल्व करते समय द्विघात समीकरण हमेशा मानक रूप में होनी चाहिए। मानक रूप का अर्थ, पहले उसमें x² का पद हो, फिर x का पद हो, फिर अचर पद हो। शुरू में ही आपको समझा देगा था मानक रूप क्या होता है। तो हमने x² के गुणांक की मल्टीप्लाई x के अचर पद में की, तो जो गुणनफल आया उसके ऐसे दो टुकड़े, कैसे दो टुकड़े, यदि यहां प्लस होता तो जिनका योग, यदि यहां माइनस है तो जिनका अंतर कौन हो, ये हो, जिनका अंतर ये हो, 5 हो। तो 6 के ऐसे दो टुकड़े जिनका अंतर 5 हो, अर्थात 6 के टुकड़ों का अर्थ यानी उनका गुणनफल तो 6 हो, लेकिन यदि उन दोनों को घटाएं तो अंतर 5 हो। जैसे 6 ही कम 6, और अगर मैं 6 में से 1 करूंगा, 1 घटाऊं, अर्थात इनका अंतर देखूं तो इनका अंतर कितना हुआ, 5। तो ऐसे टुकड़े क्या हैं, 6 और 1। अर्थात बच्चों, हम जो हमारा बीच का पद है x का गुणांक, उसके स्थान पर ये टुकड़े रखते हैं, और जिनका अंतर है तो ये अंतर रखेंगे। यदि योग होता तो जोड़ रखते। तो हमने लिखा, देखो ये पहला पद जो का तो रखेंगे 2x², तीसरा पद भी जो का तो रखेंगे 3 बराबर 0, ये x भी जो का तो रखेंगे, लेकिन इस 5 के स्थान पर, 5 के स्थान पर में टुकड़े रखेंगे हम, क्या 6 माइनस 1, यानी 2x² भी जो का तो रखा। अब हमें इसे मिटाते हैं, 2x² भी जो का तो रखा, माइनस 3 भी जो का तो रखा, x भी जो का तो, लेकिन 5 के स्थान पर में 2 तिया 6 के ऐसे दो टुकड़े जिनका अंतर 5 हो। तो ऐसे टुकड़े है 6 कम 6, तो 6 माइनस 1 रख दिया। 2x² प्लस ब्रैकेट खोला 6x माइनस 1x, x में 6 की मल्टीप्लाई, x में 1 की मल्टीप्लाई, माइनस 3 बराबर 0, 2x कॉमन, x प्लस 3 माइनस 1 कॉमन। जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, x प्लस 3। तो एक गुणनखंड तो आपका ये x प्लस 3 हुआ, क्योंकि हम x प्लस 3 यहां और यहां से कॉमन ले सकते हैं, और एक गुणनखंड आपका 2x माइनस 1 हुआ, 2x माइनस 1, क्योंकि जब x प्लस 3 कॉमन लेंगे तो यहां 2x बचेगा और यहां 1 बचेगा। अर्थात एक गुणनखंड तो ये हुआ जो दोनों जमा ये आया है, और एक गुणनखंड ये हुआ जो हमने संख्याएं कॉमन ली थी। तो बच्चों, अब ये हुआ गुणनखंड मेथड। अब इससे हम हल कैसे कर सकते हैं, हम लिखेंगे यदि पहला गुणनखंड 0 के बराबर हो तो x का मान होगा -3, यदि x प्लस 3 बराबर 0 हो तो x बराबर होगा -3, और यदि दूसरा गुणनखंड 0 के बराबर हो, यानी 2x माइनस 1 0 के बराबर हो, तो 2x बराबर कितना होगा 1, और x बराबर कितना होगा 1/2, क्योंकि 2 बटे में चले जाएगा आपका।
1/2। तो ये हुआ आपका गुणनखंड मेथड। तो इस तरीके से हम गुणनखंड मेथड से द्विघात समीकरण को सोल्व कर सकते हैं। उन्हें फिर आप देख सकते हैं x² के गुणांक की गुणा अचर पद में करेंगे, और अचर पद में करने के बाद में यदि उसका यहां पर प्लस है तो जिनका योग ये हो, और यदि यहां पर माइनस है तो जिनका अंतर ये हो। और हमें फिर पहला पद और तीसरा पद एज इट इज जो का तो रखना है, बस इस बीच की संख्या के स्थान पर वे टुकड़े रखने हैं। ब्रैकेट को खोलना है, 4 पद बनेंगे, दो में से कॉमन लेना है। कॉमन लेकर ये गुणनखंड आपका सेम आएगा। यदि ये सेम आएगा तो एक गुणनखंड तो ये सेम गुणनखंड होगा, और एक गुणनखंड ये आएगा जो हमने कॉमन ली संख्या है। यदि एक बार हम पहले गुणनखंड को 0 के बराबर रखेंगे तो x की एक वैल्यू निकलेगी, एक बार हम दूसरे गुणनखंड को 0 के बराबर रखेंगे तो x की दूसरी वैल्यू निकलेगी। यही द्विघात समीकरण के हल कहलाएंगे। ये हुआ आपका गुणनखंड मेथड। इसी तरह से एक सेकंड मेथड है आपका विवितकर मेथड। विवितकर मेथड क्या होता है? विवितकर मेथड या हम बोल देते हैं ऐसे श्रीधराचार्य विधि। बच्चों कुछ समीकरणें ऐसी होती हैं कि यदि हम उसकी गुणा करते हैं तो गुणा करके उसके ऐसे दो टुकड़े जिनका योग या अंतर ये हो, तो ऐसे टुकड़े संभव नहीं हो पाते। जब संभव नहीं हो पाते तो फिर हम क्या करें? जैसे मैं आपको बताऊं, एक बार एग्जांपल दूं, 2x² प्लस 5x प्लस 4, 2 चौक 8 के ऐसे दो टुकड़े जिनका योग 5 हो। 8 के टुकड़े क्या हो सकते हैं? 4 दूनी 8 हो सकते हैं। इनका योग तो 8 नहीं होता, इनका योग तो 6 होता है। 8 ही कम 8 हो सकते हैं, इनका योग तो 8 नहीं होता, इनका योग तो 9 होता है। तो कुछ समीकरणें ऐसी भी होती हैं जो इस गुणनखंड मेथड से हल नहीं हो सकती। जो समीकरण गुणनखंड मेथड से हल नहीं हो सकती, उन समीकरणों को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? उन समीकरणों को सोल्व करने के लिए हम श्रीधराचार्य विधि का प्रयोग करते हैं। श्रीधराचार्य विधि, उसके लिए हम x² का जो गुणांक होता है उसे a लिख लेते हैं। a क्या होता है? x² का गुणांक। और जो x का गुणांक होता है उसे b लिख लेते हैं। b क्या होता है? x का गुणांक। और जो अचर पद होता है उसे c लिख लेते हैं। c क्या है? अचर पद। और आप x का मान निकालने के लिए एक सूत्र प्रयोग करते हैं। सूत्र -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें आप abc की वैल्यू रखते हैं तो आपको क्या मिल जाता है? आपको समीकरण मिल जाते, आपको हल मिल जाते हैं समीकरण के, x के मान मिल जाते हैं। कैसे? जैसे मैं फॉर एग्जांपल इसी के लिए आपको एग्जांपल देता हूं। ये आपका x² का गुणांक, यहां पर यदि इस समीकरण को मुझे सोल्व करना हो श्रीधराचार्य विधि से, तो 2x² प्लस 5x प्लस 4, तो x² का गुणांक कितना हुआ? 2। x का गुणांक कितना हुआ? 5। c का मान कितना हुआ? 4। तो बच्चों इस तरीके से हम x का मान निकालते हैं। x का मान होगा -b प्लस माइनस अंडर रूट b², यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4a2c4। या हम इस समीकरण को थोड़ा सा चेंज करते हैं। हमने चलो 1 लिया यहां पर, तो c का मान क्या हुआ? 1। तो c 1 और अपॉन 2a 2। मैंने एग्जाम्पल आपके लिए लिया 2x² प्लस 5x प्लस 1। श्रीधराचार्य विधि से हल करना है, क्योंकि 2 ही कम 2 के ऐसे दो टुकड़े जिनका योग 5 हो नहीं सकते, तो इसे गुणनखंड विधि से सोल्व हम कर नहीं सकते। तो इसलिए श्रीधराचार्य विधि से हल करने के लिए x² का गुणांक a, x का गुणांक b, अचर पद c, और हमने ये भैया -5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 दूनी 8 अपॉन 4, या -5 प्लस माइनस 25 में से 8 जाता है रूट 17 अपॉन 4।
तो बच्चों एक तो हमारा x का मान हुआ -5 प्लस √17/4 और एक x का मान हुआ -5 माइनस √17/4। क्योंकि एक बार हम प्लस लेंगे तो एक आंसर हमारा निकल कर आएगा और एक बार हम माइनस लेंगे तो दूसरा आंसर हमारा निकल कर आएगा, क्योंकि √17 की कोई पूर्णांक वैल्यू तो नहीं होती, तो इसलिए हम इसे जुगा तो आंसर डाल सकते हैं। यदि √16 होता तो 4 लिख देते, इसके जगह 5 -5 प्लस 4/4 -5 माइनस 4/4। तो बच्चों इस तरह से हम श्रीधराचार्य विधि से समीकरणों को सोल्व कर सकते हैं। सोल्व करने की आपको दो विधि सिखाई आज, पहली विधि गुणनखंड विधि और दूसरी विधि श्रीधराचार्य विधि। अभी हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1 इस चैप्टर की पर आपके लिए चलते हैं और आपको एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन समझाते हैं। पहला क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या ये द्विघात समीकरण है। इससे पहले बच्चों को तुम्हें बताऊं, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले द्विघात समीकरण में इबारती प्रश्न भी आते हैं। इबारती प्रश्न ऐसे प्रश्न जिनमें आपको पहले उन्हें द्विघात समीकरण के रूप में ढालना पड़ता है और फिर उन्हें सोल्व करना पड़ता है। जैसे एक आयताकार खेत की लंबाई इतनी है, चौड़ाई उसकी लंबाई से आधी है, उसका क्षेत्रफल इतना है, तो उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए, चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन जिन्हें पहले जो आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिए होते हैं उन्हें आपको द्विघात समीकरण के रूप में ढालना होता है और फिर उन द्विघात समीकरण को सोल्व करके आपको आंसर निकालना होता है। तो दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। पहले तरह के क्वेश्चन की आपको द्विघात समीकरण दे दी जाती है, इसे हल कीजिए, और दूसरे तरह के क्वेश्चन आपको इबारती प्रश्न दे दिए जाते हैं, उन इबारती प्रश्नों को हल कीजिए। तो उन इबारती प्रश्नों से पहले आपको द्विघात समीकरण बनाकर फिर उस द्विघात समीकरण को हल करके, हल चाहे आप गुणनखंड विधि से करें या फिर आप श्रीधराचार्य विधि से करें, वो आपकी मर्जी होती है, जिससे संभव होता है। तो बच्चों अब हम इसका इबारती प्रश्नों का एग्जाम्पल आपको एक्सरसाइज में ही सिखाएंगे। तो मैं आपको एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करता हूं। जांच कीजिए कि क्या यह समीकरण द्विघात समीकरण है। अभी आपको समझाया द्विघात समीकरण जांच करने की पहचान। यदि समीकरण में x की घात 2 होती है तो द्विघात समीकरण होती है। यदि x की घात 2 से कम होती है या अधिक होती है, अधिकतम घात, तो द्विघात समीकरण नहीं होती। तो बच्चों लेकिन उससे पहले हमें क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ता है, देखना पड़ता है। ये नहीं है कि ये स्क्वायर लिख रहा है कि इसे ही देखकर हम बता देते हैं कि द्विघात समीकरण है, नहीं। पहले इसका स्क्वायर खोलते हैं, देखते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला हमारे सब बच्चे जानते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अर्थात पहले प्लस दूसरे का होल स्क्वायर बराबर पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस पहला 2 इंटू पहला इंटू दूसरा। तो इसी फॉर्मूले से यदि मैं इसे खोलता हूं तो x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा x गुणा 1 अब बराबर 2x माइनस 6, या x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर 2x माइनस 6। यदि मैं सारों को एक तरफ कलेक्ट करूं, एक तरफ लेकर जाऊं, तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, इस 2x को इधर खींचते हैं माइनस 2x और इस 6 को इधर खींचते हैं प्लस 6 बराबर 0, या x स्क्वायर 2x प्लस 2x माइनस x स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। तो ये आपको समीकरण प्राप्त हुई। अब इसे देखो कि आपकी द्विघात समीकरण है या नहीं है, क्योंकि इसमें x की अधिकतम घात कितनी है, 2। जब अधिकतम घात 2 है तो ये कौन सी घात समीकरण हुई, द्विघात समीकरण हुई। इसी तरह से मैं इसके सेकंड पर विचार करता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 के अंदर मल्टीप्लाई की, गुणा की, माइनस 2 तिया 6 और माइनस माइनस प्लस 2 ही कम 2x, या एक्स स्क्वायर सारे पद को एक तरफ एडजस्ट किया माइनस 2x, तो इस ये माइनस का 6 है, इधर प्लस 6 और ये प्लस का 2x है, इधर माइनस 2x बराबर 0। क्योंकि बराबर से इधर जब आपकी वस्तु संख्याएं आती हैं, जब आपके पद आते हैं तो उनका चिन्ह उलट जाता है। तो ये 6 प्लस का हुआ, 2x माइनस का हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0। अब इस पर हम विचार करें कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, क्योंकि इसमें x की अधिकतम घात कितनी है, 2, तो इसमें द्विघात समीकरण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम विचार करते हैं। 8 पार्ट है। ये आपका x की 3 माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर, क्योंकि इसकी हमें थ्योरी खोलनी पड़ेगी। हमें पता है a माइनस बी की होल थ्योरी का फार्मूला होता है a का 3 माइनस b का 3 माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। तो इस फार्मूले के अनुसार यदि हम फार्मूला ये पद खोलें तो x की 3 माइनस 2 की 3 माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2, a का 3 माइनस b का 3 माइनस 3 इंटू a इंटू बी, यानी x इंटू 2 और इंटू a माइनस बी, x माइनस 2, अर्थात x की 3 माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x की 3 माइनस 8 माइनस 2 6x और इंटू x माइनस 2, अर्थात x की 3 माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x की 3 माइनस 8 और माइनस 6x ब्रैकेट में अंदर जाएगा तो माइनस 6x की x में मल्टीप्लाई माइनस 6x² और माइनस 6x की माइनस 2 में मल्टीप्लाई प्लस 12x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और 6 दूनी 12x, या आपका x की 3 माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, सभी पदों को हम एक तरफ पक्षांतरण करते हैं तो ये कितना होगा, ये इधर x की 3 प्लस का था तो इधर x की 3 माइनस, ये 8 इधर माइनस था तो 8 इधर प्लस, ये 6x² इधर माइनस था तो ये इधर प्लस, और ये 12x आपका प्लस का था तो ये 12x इधर माइनस बराबर 0। x की 3 प्लस x की 3 माइनस माइनस 4x² प्लस 6x²। देखो x² वाले टर्म्स x² में प्लस होंगे या माइनस होंगे, x वाले टर्म्स में प्लस माइनस होंगे, और अचर टर्म्स में अचर पद में प्लस माइनस होंगे। माइनस का 4x² और प्लस का 6x², तो कितना हुआ, माइनस का 4x² प्लस का 6x² तो प्लस के 2x²। बच्चों माइनस का x और माइनस के 12x तो माइनस के 13x। बच्चों प्लस का 1 और प्लस का 8, बच्चों 9। तो ये आपकी समीकरण प्राप्त हुई। तो पहले हमारा कार्य होता है समीकरण को सरल करके a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल प्राइज, कोई भी फॉर्मूला खोलकर उसे सरल करना। फिर अब हम देखते हैं ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, क्योंकि x की घात 2 है तो द्विघात समीकरण है। तो ये बच्चों देखने का तरीका होता है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। इसी तरीके से अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि द्विघात समीकरण में इबारती प्रश्न भी होते हैं। इबारती प्रश्नों को सोल्व करने के लिए पहले उन्हें द्विघात समीकरण के रूप में ढाला जाता है। वही आपका हम आपको बता रहे थे कि द्विघात समीकरण में इबारती प्रश्न भी होते हैं। अब इबारती प्रश्न को पहले हम द्विघात रूप में ढालकर तब उन्हें हल करते हैं। जैसे उन्हें उसी पद को हम एग्जाम्पल्स भी कह सकते हैं, उससे जोड़ते हैं। या क्वेश्चन नंबर 2 हमारा एक्सरसाइज का द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करो। इस क्वेश्चन में कहा है कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करो, हल मत करना उसे, केवल द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है इस क्वेश्चन में हमें। तो बच्चों ये कहा एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। ये आयताकार भूखंड है, इसका जो क्षेत्रफल है वो 528 मीटर स्क्वायर है। उसकी लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। ये जो लंबाई है ये चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। स्वाभाविक सी बात है, चौड़ाई छोटी होती है लंबाई अधिक होती है, तो इसलिए लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। तो हमने माना छोटी संख्या को मान लिया, माना चौड़ाई x है, x मीटर है या इकाई है, जो भी लिखना है। तो लंबाई कितनी होगी,
लंबाई होगी चौड़ाई के दुगने से एक अधिक, अर्थात x के 2 गुने से एक अधिक, अर्थात लंबाई हुई 2x प्लस 1। इतने मीटर आपकी लंबाई। बच्चों ये लंबाई हुई और ये चौड़ाई हुई। क्षेत्रफल कितना दिया है? 528 मीटर स्क्वायर। और हमें पता है कि क्षेत्रफल होता है कितना आयत का? लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसलिए क्षेत्रफल के स्थान पे हमने रखा 528 और लंबाई की जगह रखा 2x प्लस 1 और चौड़ाई के स्थान पर रखा x, या मल्टीप्लाई की 2x स्क्वायर, x की 2x में और x की 1 में प्लस x बराबर 528, या 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहा है कि हमें इसे द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। हमें द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, न कि हल करना है। लेकिन मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं, आपको बताऊं थोड़ा क्लियर करने के लिए। यदि हमें इसे हल भी करना हो, हल करने का मतलब हमें लंबाई ज्ञात करनी हो या चौड़ाई ज्ञात करनी हो, तो फिर हम इसे गुणनखंड विधि या श्रीधराचार्य विधि, कोई सी भी विधि से हल करके इसमें से x का मान प्राप्त करेंगे। x का जो मान होगा वही हमारा चौड़ाई का आंसर होगा, और x का मान 2x प्लस 1 में रखकर जो कुछ आएगा वही हमारा लंबाई का आंसर होगा। एक और क्वेश्चन बच्चों हम करते हैं तुम्हारा इसी से संबंधित। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। दो क्रमागत का अर्थात क्रम से बाद आने वाले धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांक ज्ञात करने हैं। तो क्रमागत पूर्णांक एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ऐसे आता है। तो बच्चों हमने मान लिया, माना पहला पूर्णांक कितना है? माना पहला पूर्णांक x है। यदि पहला पूर्णांक x है तो दूसरा पूर्णांक कितना होगा? दूसरा पूर्णांक होगा, क्योंकि क्रमागत पूर्णांक है, क्रमागत पूर्णांक का अर्थ तुरंत बाद आने वाला, उसके एक के बाद पूर्णांक 2, 2 के बाद पूर्णांक 3, 3 के बाद पूर्णांक 4, अर्थात किसी पूर्णांक के बाद पूर्णांक उससे एक अधिक। जब एक पूर्णांक x माना है तो दूसरा पूर्णांक x से एक अधिक। तो पहला पूर्णांक x हुआ, दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 हुआ। अब क्वेश्चन पढ़े। क्वेश्चन में कहा धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, यानी इनका गुणनफल 306 है, अर्थात x गुणा x प्लस 1 बराबर 306 है। यानी पहला पूर्णांक गुणा दूसरा पूर्णांक बराबर 306 है, अर्थात x की x में मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x की 1 में मल्टीप्लाई x बराबर 306 है, अर्थात x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 बराबर 0। ये आपकी द्विघात समीकरण बनी, क्योंकि हमारा क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो निरूपित तो हो गया, लेकिन यदि क्वेश्चन होता कि उसके हमें पूर्णांक ज्ञात, ये इन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए, तो हम इस द्विघात समीकरण को आगे सोल्व करते। सोल्व कैसे करते? 1 गुणा 306, 306 के ऐसे दो टुकड़े जिनका अंतर 1 हो, या श्रीधराचार्य मेथड। तो उससे सोल्व करके हमारा क्या निकलता? x का मान निकलता। तो एक आंसर तो हमारा x होता, एक आंसर हमारा x प्लस 1 अर्थात x से एक अधिक होता। यह है बच्चे द्विघात समीकरण की फर्स्ट एक्सरसाइज। इसी तरीके से हम निरंतर कंटिन्यूज आगे की एक्सरसाइज आपको कराते रहेंगे। तो एक बार फिर मैं दोबारा आपको बताता हूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप कंटिन्यूज एक्सरसाइज को देखना चाहते हैं तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।